जय हिंद। आज हम संस्कृत एनसीईआरटी का चैप्टर 1 ईट मन के तटस्थियाँ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग दे चुके हैं। इसका चैनल पे वीडियो अपलोड है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आइए सेकंड शुरू करते हैं। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातात्विक मतलब होता है जो पुराने वस्तुओं की खुदाई करके निकालते हैं, उनको कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट यह जानने की क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नता थी क्या, ये पता लगाने का कोशिश कर रहे थे। सामान्यतः कई इसको पता करने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। देखिए जो पिरामिड थे इसमें से कुछ राजकीय सावधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन हो गया, संपत्ति हो गया, सोना चांदी वगैरह दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थल सावधानों में आमतौर पर मूर्तिकों का गर्त में दफनाया गया था। हड़प्पा स्थल से जो सावधान में है वो मतलब मूर्तिकों का एक गर्त था, उसमें दफनाया गया है। कभी कभी सावधानों गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। गर्त मतलब एक तरह का गड्ढा आप कह सकते हैं। ये दोनों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त के सतहों से ईंट की चिन्हाई की गई थी। ईंटों की चिन्हाई की गई थी, मतलब ईंट का वहाँ पे बना कर घेरा गया था। क्योंकि क्या ये विविधता सामाजिक भिन्नता को संकेत करती है? कहना कठिन है। हम ये कह सकते हैं जो विविधताएँ हैं ये सामाजिक भिन्नता की संकेत करती है, ये कहना कठिन है। कुछ कब्र में मृद भान तथा आभूषण भी मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता को संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। जैसे कुछ कब्र में मृत्यु भान तथा आभूषण में सोना वगैरह, चांदी वगैरह जरूरी मिले हैं जो ये संकेत करते हैं कि ये सब वस्तुओं का मृत्युपरांत भी प्रयोग किया जा सकता था। पुरुष और महिला दोनों के साधनों से आभूषण मिले हैं। इसके तहत हम ये भी कह सकते हैं कि महिला के साथ साथ वहाँ के पुरुष भी जो थे आभूषण पहनते थे। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख की 3 छवि, जैस्पर के मन के तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। जो सूक्ष्म मतलब छोटा मनकों से बना एक आभूषण भी मिला था। ये कब हुआ था? खुदाई 1980 में। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का निवासी का मूर्तिकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब अब उतना भी बहुमूल्य वस्तु नहीं मिला है जिसे हम ये कह सकें कि वहाँ के लोग बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास रखते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये कहिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु के दफनाने में विश्वास नहीं था। आइए आगे देखते हैं। विरासता के वस्तुओं की खोज। विरासता आप लोग समझ पा रहे होंगे, आइए इसको देखते हैं। देखिए एक ही जो थोड़ा सा एक पिक्चर दिखा है, देख सकते हैं। ये एक तांबे का दर्पण है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और ये फ्यून से बना एक पात्र है, ये मटका है एक तरह से, ये कह सकते हैं। ये फॉइन से बना हुआ है, पिक्चर में क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है। आइए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर दिखा होगा। समाज देखिए 4.2 अब देख रहे हैं। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की अन्य विधि है ऐसे पुरावस्तु कहते हैं जिन्हें पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट थे मोटे तौर पर उपयोगी तथा विरास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। मतलब उपयोगी तथा विरास की वस्तुओं में जिसको कहते हैं उसको अगर हम वर्गीकृत करें, चुने, तो ये हम एक विधि को कौन सा पुरावस्तु है, पुराने वस्तु को पहचानने में आसानी हो जाती है। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं। जो फर्स्ट वर्ग है उसमें रोजमर्रा जो दैनिक यूज के उपयोग की वस्तुएं हैं उसको रखते हैं। यह पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। और इन्हें देखिए पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। पदार्थ मतलब एलिमेंट, इनमें चकिया, मूलभान, सुइया, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ अथवा महंगी हो। देखिए हम लोग कीमती किस चीज़ को मानते हैं? जो दुर्लभ हो मतलब आसानी से न मिले या महंगी हो। स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीक से बनी हो, वो स्थानीय स्तर पे उपलब्ध ना हो और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीक़ा से बना हो, जटिल,
तो उसको क्या मानते थे हम लोग, ये वस्तुएं महंगी हैं और कीमती होगी। इसी प्रकार फ्योन्स के छोटे पार्ट समझ कीमती माने जाते क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। ये जो फ्योन्स होते हैं उसके जो पार्ट होते हैं वो कीमती माने जाते हैं। और इस फ्योन्स से बना एक पार्ट आप लोग को दिखाए थे, देखिए फिर से दिखा रहे हैं, इसी यही है फ्योन्स से बना हुआ। आइए, और जो फ्योन्स होता है ना, इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है अगर ये आपको जानना है तो घिसी हुई रेत, जो घिसी हुई रेत होती है अथवा बालू सैंड तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण को पकाकर ये बनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हम रोजमर्रा की प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकरिया, फ्योन जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है। देखिए, स्थिति तब और दुर्लभ हो जाती है जब हमको रोजमर्रा की वस्तुएं कॉम्प्लेक्स तरीक़ा से बनी मिलती है या दुर्लभ हो जाती है मिलने में। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? अब इनका जो हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उपयोगी या फिर विलास की वस्तु में कर सकते हैं। यदि हम ऐसी वस्तुओं को वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी बस्तियों में केंद्रित है। जो महंगी वस्तुएं हैं या दुर्लभ वस्तुएं हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित है। छोटी बस्तियों में अवेलेबल ही मिलती है, मतलब बहुत कम मिलती है। उदाहरण के लिए फ्रेंच से बंधा लघुपा जो अभी आपको पिक्चर में दिखाया, जो संभवतः सुगंधित द्रव्य के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मतलब इसमें लिक्विड जो सेंटेज है उसको रखते हैं। अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ज़्यादा में है। कावे बागान जैसे छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। कावे बागान जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ से एकदम नहीं मिल रहा। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थल से मिले सभी स्वभूषण संचय से प्राप्त होते हैं। सोना भी उसी से तरह का था जो बहुत कीमती थे, जैसे आज भी कीमती है, हर के पास सोना नहीं होता है। आइए देखते हैं सिर्फ उत्पादन के विषय में जानकारी। देखिए, सिर्फ उत्पादन क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग कल का जब वीडियो का पार्ट 1 देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर का ईट मन के था अस्तिया का पार्ट 1 देखिएगा, तो उसमें हम आप लोग को 2 मैप दिखाएं। उस मैप में ये पता कीजिएगा कि चंद्रदुर्ग कहाँ है, ठीक है, चंद्रदुर्ग कहाँ है। आइए आप पढ़ते हैं। देखिए, जो चंद्रदुर्ग मोहनजोदड़ो से बहुत छोटा है। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में है और चंद्रदुर्ग 7 हेक्टेयर में है। आइए आगे देखते हैं। तो एक छोटी वस्तु है और ये पूरी तरह से सिर्फ उत्पादन में संलग्न थी। सिर्फ कार्य में क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो चंद्रदुर्ग थी पूरी तरह सिर्फ उत्पादन में थी और सिर्फ कार्य में क्या था, मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु को मुँह और निर्माण तथा बात बनाना सम्मिलित थे। देखिए, जो सिर्फ कार्य में होता है मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु को मुँह निर्माण तथा बात बनाते। मनकों के निर्माण प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। देखिए, मनकों बनाने में क्या क्या विविधता थी उसका उल्लेखनीय दिया गया। आइए देखते हैं उसको। इसमें मेन है कार्नेलियन जो सुंदर लाल रंग का होता है, जैस्पर, स्फटिक और क्वार्ट्ज तथा सेफाई जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके में होता था। देखिए, किसका किसका प्रयोग होता था एक बार रिपीट करते हैं। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेफाई जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। इसको एक बार और सुन लीजिएगा। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ मनके को 2 या उससे ज़्यादा को आपस में ऐड करके बना दिया जाता था। कुछ सोने के टुकड़े और पत्थर के होते थे, जैसे जिसका फ्रंट पार्ट होता था सोने के टुकड़े से होता था। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ध्रुवाकार तथा खंडित। ये हर तरह के आकार के होते थे। चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार ये सब के होते थे। देखिए, कुछ पिक्चर दिखा देते हैं औजार तथा मनके, दिखा होगा। एक और है, देख लीजिए इसको भी। आइए अब हम टॉपिक पे आते हैं। ईट मनके तथा अस्थियाँ, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अभी हम देख के आए हैं क्योंकि जो कुछ थे बेलनाकार थे, गोलाकार थे, ये सब देख के आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग फिर से रिपीट कर देते हैं। इसका जो आकार होता था चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार इस तरह का होता था। आइए अब को उत्कीर्ण कर या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था। इसको मतलब चित्रकारी कला के माध्यम से प्रिंट करके सजाया गया था। कुछ और पर रेखाचित्र उकेरे गए थे। रेखाचित्र मतलब डिजाइन बनाए गए थे।
मनके बनाने की तकनीकी में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएँ थी। मनके बनाने की तकनीक में जो पदार्थ प्रयोग होता था उसमें भिन्नताएँ थी। सिरा खवी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, तो आसानी से कार्य हो जाता था। सिरा खवी एक बहुत मुलायम सॉफ्ट पत्थर स्टोन है, इस पे ईज़ी से वर्क हो जाता था। कुछ मनके सिरा खवी चून के रेत साँचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। कुछ मनके जो सिरा खवी चून है उसको रेत को साँचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। इन ठोस पत्थर से बनने वाले केवल ज्यामितिक आकार के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। ज्यामिति आकार के विपरीत कई विविध आकार के, मतलब ज्यामिति आकार के नहीं, इसके अपोजिट साइड का, और कई विविध आकार के मनके बनाए जा सकते थे। सिरा खवी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते ये प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पाठशाला की एक पहेली बनी हुई है। देखिए प्रश्न ये है कि जो सिरा खवी के सूक्ष्म मनके बनते कैसे बनाए जाते थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनके लिए अभी भी एक पहेली बना हुआ है, अभी तक इसका कोई आंसर नहीं मिल पाया। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा किए गए प्रयोग ने यह दर्शाया कि कार्निवियन का लाभ पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। ठीक है, पत्थर के पिंडों को पहले अपेक्षित आकार में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से सर्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। देखिए घिसाई कर दी, देखिए उसमें क्या किया जाता, पत्थर को पिंड को पहले अपेक्षित आकार दे दिया जाता था, फिर बारीकी से सर्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता, मतलब फाइनल पूरी। उसके बाद उसमें घिसाई हो गया, पॉलिश हो गया, छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चंद्रदूर, रोथ और हारे में धौलाविया में छेद करने के विशेष उपकरण मिले। देखिए चंद्रदूर, रोथल और धौलाविया में छेद करने के विशेष उपकरण मिले, मतलब ये तीनों जगह छेद जो किया गया है उसमें विशेष उपकरण मिले। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें, आप लोग को मैप हम लोग पिछले वीडियो में दिखाए थे, आज फिर से दिखाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे लास्ट में कोशिश करेंगे एक बार मैप दिखा देने का। नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्ह कीजिए मैप में, आप पाएंगे कि दोनों स्थित समुद्र तट के समीप है, मतलब जो सी है उसके किनारे पे है। ये शंख से बनी वस्तु है जिनमें चूड़िया, कछिया तथा पचकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। ये जैसे शंख से बनी वस्तु है, जो चूड़िया हो गया, कछी हो गया, पचिकारी हो गया, इसके ये निर्माण के यहाँ पे एक अच्छा केंद्र था। आगे देखते हैं, जहाँ से यह माल दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जाता था, इसी प्रकार यहाँ से माल दूसरी वस्तु तक ले जाता, इसी प्रकार यह भी संभव है कि चंद्रदूर और रोथल से तैयार माल मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी बड़ी शहर केंद्र तक लाया जाता था। और यहाँ पे यह भी संभव है कि इसी प्रकार संभव है कि चंद्रदूर और रोथल से तैयार जो माल हो गए, मनके हो गए, वो मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी बड़ी शहरी केंद्र तक लाया जाता था, वहाँ पे तैयार करके चंद्रदूर में और रोथल में और हड़प्पा मोहनजोदारो में लाया जाता था। आइए देखें उत्पादन केंद्र की पहचान, उत्पादन केंद्र की कैसे पहचान करते हैं, इसके पहले कुछ और देखते हैं। एक पिक्चर दिखा रहे हैं, ये मिट्टी से बनी पूरा वस्तुएं हैं। मृदु भांड, ऊँट भांड जो आप लोग को दिखाए थे ये है, देख सकते हैं आप लोग, क्लियर दिखा होगा पिक्चर में, दिख रहा है। आइए अब देखते हैं उत्पादन केंद्र की पहचान। सिर्फ उत्पादन के केंद्र की पहचान के लिए पुरातात्विक समानते निम्नलिखित को ढूंढते हैं। पत्थर, पिंड, पूरे शंख तथा तांबा, एक्स जैसे कच्चा माल, औजार और पूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट, यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य में सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। तो ऐसे इसको समझिए क्या बोल रहा है। सिर्फ उत्पादन के केंद्र की पहचान के लिए जो पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, सामान्यतः क्या ढूंढते थे, पिंड, पूरे शंख तथा तांबा, एक्स जैसे कच्चा माल हो गया, औजार हो गया, अपूर्ण वस्तुएं हो गई, कूड़ा करकट हो गया, ये सबको ढूंढते थे। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण में शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कुएं के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर वस्तु के निर्माण के शंख अथवा पत्थर को, स्टोन को काट रहे हैं, तो जो इसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं ये कुएं में फेंक दिया जाता था। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों के छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। अगर कोई बड़ा साइज का स्टोन वेस्ट हो गया, उसको छोटे आकार की वस्तुएं ऑब्जेक्ट बनाने का उपयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े ईश्वर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्र को आंतरिक मोहनजोदारो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहर में भी सिर्फ उत्पादन का कार्य किया जाता था। जैसे चंद्रदूर में किया ही जाता था, लेकिन रोथल में किया जाता है, लेकिन एक और समझ में आ रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में भी सिर्फ कार्य का उत्पादन किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे ये इसका कुछ वस्तु मिले हैं
इसके कारण कुछ अवशेष मिले हैं, इसके कारण हम अनुमान लगाएं। अब देखिए आगे देखेंगे मार्ग प्राप्त करने के संबंधित नीति है। जो हम मार्ग प्राप्त कर रहे हैं उसके संबंधित क्या नीति है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जो आपका मार्ग प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ है, इसको हम अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे। या कोई ऐसा टॉपिक कोई चाहिए जो आपका डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो आपको कमेंट कीजिएगा, वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद।